सोचिए, अगर आपके एक फैसले से 5 लोगों की जान बच सकती है, लेकिन उसी फैसले में एक निर्दोष इंसान की मौत तय हो जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या सही वही है जो ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद हो? या कुछ काम ऐसे होते हैं जो हालात चाहे जैसे हों, कभी सही नहीं हो सकते? आज की यह कहानी केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि हमारे विवेक, हमारी नैतिकता और हमारे न्याय की असली परीक्षा है। कल्पना कीजिए, आप एक तेज रफ्तार वाहन चला रहे हैं। सामने की पटरी पर 5 मजदूर काम कर रहे हैं। अचानक आपको पता चलता है कि ब्रेक काम नहीं कर रहे। आप चाहें भी तो गाड़ी नहीं रोक सकते। कुछ ही पलों में एक भयानक दुर्घटना होने वाली है। आपके मन में डर, घबराहट और असहायता भर जाती है। तभी आपकी नजर एक दूसरी पटरी पर जाती है, जहां केवल एक व्यक्ति खड़ा है। गाड़ी का स्टीयरिंग काम कर रहा है। अगर आप चाहें तो गाड़ी मोड़ सकते हैं। ऐसा करने पर 5 लोग बच जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति मारा जाएगा। अब प्रश्न ये नहीं है कि क्या होगा, बल्कि यह है कि आप क्या करेंगे। ये प्रश्न सुनने में सरल लगता है, लेकिन जैसे ही हम इसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं, हमारा विवेक उलझने लगता है। अधिकांश लोग कहते हैं, एक की जान लेकर 5 को बचाना बेहतर है। यह तर्क संख्याओं पर आधारित है। हमें सिखाया गया है कि अधिक लोगों की भलाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन क्या नैतिकता केवल गणित है? क्या जीवन का मूल्य केवल गिनती से तय किया जा सकता है? अब जरा इस स्थिति को थोड़ा बदलते हैं। इस बार आप वाहन नहीं चला रहे, आप एक पुल पर खड़े हैं। नीचे पटरी पर वही बेकाबू वाहन 5 लोगों की ओर बढ़ रहा है। आपके पास उसे रोकने का कोई साधन नहीं है। तभी आप देखते हैं कि आपके पास खड़ा एक भारी भरकम व्यक्ति अगर नीचे गिरा दिया जाए तो वह वाहन को रोक सकता है। 5 लोग बच जाएंगे, लेकिन वह व्यक्ति मर जाएगा। अब सवाल फिर वही है, क्या आप उसे धक्का देंगे? यहां दिलचस्प बात यह है कि जो लोग पहले उदाहरण में गाड़ी मोड़ने को सही मानते थे, उनमें से अधिकतर लोग यहां पीछे हट जाते हैं। क्यों? परिणाम तो वही है, एक की मृत्यु, 5 का जीवन। फिर अंतर क्या है? यहीं से नैतिक दर्शन की असली यात्रा शुरू होती है। पहली स्थिति में हमें ऐसा लगता है कि हम बस एक दुर्घटना की दिशा बदल रहे हैं। दूसरी स्थिति में हमें लगता है कि हम खुद किसी को मार रहे हैं। यानी केवल परिणाम नहीं, बल्कि कर्म की प्रकृति भी मायने रखती है। इसी तरह चिकित्सा जगत का एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं। आपके पास 6 मरीज आए हैं। 5 को हल्की चोटें हैं और एक की हालत बेहद गंभीर है। अगर आप पूरा दिन उस एक को बचाने में लगा दें तो 5 मर जाएंगे। अगर आप 5 का इलाज करें तो वह एक मर जाएगा। अधिकतर लोग यहाँ 5 को बचाने का निर्णय लेते हैं। लेकिन अब एक और स्थिति सोचिए। आप एक सर्जन हैं। 5 मरीजों को अलग अलग अंगों की जरूरत है। दिल, किडनी, फेफड़ा, जिगर। पास में एक स्वस्थ व्यक्ति है जो सामान्य जांच के लिए आया है। अगर आप उसके अंग निकाल लें तो 5 जिंदगियां बच सकती हैं। क्या यह सही होगा? लगभग हर कोई यहां नहीं कहता है। फिर वही सवाल, जब परिणाम एक जैसे हैं तो निर्णय अलग क्यों? इन सभी उदाहरणों से 2 तरह की नैतिक सोच सामने आती है। पहली सोच कहती है, जो काम सबसे ज्यादा लोगों के लिए सुख और लाभ लाए वही सही है। इसे परिणाम आधारित नैतिकता कहा जा सकता है। दूसरी सोच कहती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसी भी हालत में गलत हैं, चाहे उनका परिणाम कितना ही अच्छा क्यों ना हो। यह कर्तव्य आधारित नैतिकता है। अब एक सच्ची घटना पर विचार करें। 19वीं सदी में एक जहाज समुद्र में डूब गया। 4 लोग एक छोटी नाव में फंस गए। कई दिनों तक उन्हें न भोजन मिला, न पानी। उनमें एक किशोर था जो सबसे कमजोर हो गया। अंततः 2 लोगों ने निर्णय लिया कि अगर उस किशोर को मार दिया जाए तो बाकी 3 जीवित रह सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। बाद में वे बचा लिए गए, लेकिन अदालत में उन पर मुकदमा चला। अब सवाल यह नहीं था कि उन्होंने क्या किया, बल्कि यह था कि क्या उनका किया नैतिक रूप से सही था। कुछ लोग कहते हैं, ऐसी मजबूरी में जो करना पड़े वही करना पड़ता है। कुछ कहते हैं, हत्या होती है, चाहे हालात कैसे भी हों। कुछ लोग यह भी पूछते हैं, अगर उस किशोर की सहमति होती या लॉटरी द्वारा फैसला होता तो क्या यह सही होता?
लेकिन यहां एक गहरा प्रश्न छुपा है। क्या अत्यधिक मजबूरी में दी गई सहमति वास्तव में स्वतंत्र सहमति होती है? इन बहसों से 3 बड़े सवाल उभरते हैं। पहला, क्या नैतिकता का आधार केवल परिणाम है? दूसरा, क्या कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमेशा गलत होते हैं? तीसरा, सहमति किसी कर्म को सही कैसे बना देती है? दार्शनिकों ने सदियों से इन प्रश्नों पर विचार किया है। कुछ कहते हैं कि हमें कुल सुख दुख का हिसाब लगाना चाहिए। कुछ कहते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन एक साधन नहीं बल्कि स्वयं में एक उद्देश्य है। दर्शन हमें आसान जवाब नहीं देता, वह हमें असहज करता है। वह हमारी प्रतिदिन की मान्यताओं को हिलाता है। जब हम इन सवालों पर सच में सोचते हैं तो हमें एहसास होता है कि सही और गलत के बीच की रेखा हमेशा सीधी नहीं होती। दर्शन का खतरा यही है कि एक बार सोचने के बाद आप फिर पहले जैसे नहीं रह जाते। लेकिन यही इसकी ताकत भी है, क्योंकि हम रोज अपने जीवन में, अपने निर्णयों में इन सवालों के उत्तर जीते हैं, चाहे हम उन्हें शब्द दें या नहीं। न्याय कोई किताब में बंद सिद्धांत नहीं है। यह हमारे कर्मों में, हमारे चुनावों में और हमारी चुप्पियों में प्रकट होता है। और शायद इसी बेचैनी को जगाना, इसी सोच की असुविधा को स्वीकार करना नैतिक दर्शन का असली उद्देश्य है। इस कहानी में कोई आसान उत्तर नहीं है, क्योंकि असली जीवन में भी सही और गलत के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है। जब हम परिणामों को देखते हैं तो एक रास्ता सही लगता है, और जब हम अपने कर्मों को देखते हैं तो वही रास्ता गलत लगने लगता है। शायद न्याय कोई तय नियम नहीं, बल्कि एक ऐसी बेचैनी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप इस स्थिति में क्या करते? कमेंट में अपनी राय ईमानदारी से लिखिए, क्योंकि आपकी एक पंक्ति किसी और की सोच बदल सकती है। ऐसी ही गहरी, सच्ची और दिमाग झकझोर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। सोचिए, सवाल कीजिए, क्योंकि यहीं से न्याय शुरू होता है।